नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल GR क्लासेस बाय बलराज सर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा और उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी और जल्द ही आपका हरियाणा में जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो होने वाला है और उसी तैयारी को आज आगे बढ़ाते हुए हम आपके सामने एक टॉपिक लेकर आए हैं जो है भारत की न्यायिक व्यवस्था, जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सबसे न्यायपालिका में सबसे ऊंचा स्थान रखने वाला न्यायालय जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट। फटाफट से टाइम खराब न करते हुए मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 124 में लिखा है सुप्रीम कोर्ट का गठन। सुप्रीम कोर्ट का गठन आर्टिकल 124 में, ये आपने याद रखना है कि आर्टिकल 124 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है जो भारतीय संविधान के भाग नंबर 5 में मेंशन है। भारतीय संविधान के 5 नंबर भाग में मेंशन है। भारतीय संविधान का पहला भाग क्या कहता है कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र है। दूसरा भाग क्या कहता है कि वहां पर लोगों को नागरिकता देनी है। तीसरा भाग है मौलिक अधिकार। चौथा भाग है नीति निर्देशक तत्व। पांचवा भाग आता है संघ का और संघ के अंतर्गत ही आते हैं हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद और ये हमारा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का गठन जो है 124 में होता है। 131 में इसके मूल अधिकार या प्रारंभिक अधिकार मेंशन है, ये आपने याद रखना है। ये शुरुआत कहां से हुई? देखिए, अगर हम पढ़ते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके तहत 1774 में जो है कलकत्ता में स्थापना की गई थी किसकी? सुप्रीम कोर्ट की, सर्वोच्च न्यायालय की, जिसका पहला जो वो CJI जो कहते हैं, जिसका जज था पहला एलिजा इम्पे बने थे। उसके बाद अगर हम बात करें भारतीय शासन अधिनियम 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसके तहत जो है भारत में सर्वोच्च न्यायालय की, जिसे हम संघीय न्यायालय कहते हैं, याद रखना है, संघीय बैंक और संघीय न्यायालय दोनों जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम से आए हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं भारतीय संविधान के भाग नंबर 5 में जो सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है, ये सुप्रीम कोर्ट का जिक्र जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट का गठन 124 में है और संघीय व्यवस्था के अनुसार भारत शासन अधिनियम में संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई है। उसके बाद पहले सुप्रीम कोर्ट में पहले जो हमारे न्यायाधीश थे, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट का CJI कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हरिलाल जे कानिया, ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे और अभी मौके पर है DY चंद्रचूड़। कौन है? DY चंद्रचूड़। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट है, इसका जो व्यवस्था है, इसमें जो इसमें जजों की नियुक्ति होती है वो कैसे होती है? एक आपने सिस्टम का नाम सुना होगा, कॉलेजियम सिस्टम। क्या नाम सुना होगा? कॉलेजियम सिस्टम। जैसे कोई भी जज रिटायर होगा, किसी भी जज का कार्यकाल पूरा होगा, तो वो क्या करेगा, आने वाले समय में अपने जो उसके आगे के जो व्यक्ति हैं उनको जो है कॉलेजियम सिस्टम के आधार पर उनका नाम मेंशन करके चला जाएगा, उनका नाम जो है वो रखकर चला जाएगा और बाद में राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति कर देता है। कॉलेजियम सिस्टम का मतलब है कोई पेपर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इसके लिए फिर योग्यता की बात आती है। अगर इसकी बात करें हम कॉलेजियम सिस्टम को, एक कमेटी आई थी NJAC, क्या कमेटी का नाम था? NJAC, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी। इसके अनुसार क्या था कि इसमें 3 मुख्य न्यायाधीश थे, 3 मुख्य न्यायाधीश, 2 जो है कानूनी विशेषज्ञ थे जो जज वगैरह की जानकारी या वकालत की जानकारी रखते हो, एक इसमें कानून मंत्री था। एक कौन था? कानून मंत्री। अब इनको बना दिया गया कि ये व्यक्ति जो है वो तय करेंगे कि जो जज है उनकी नियुक्ति तय करेंगे। लेकिन जब यह बात सुप्रीम कोर्ट में गई तो इसको असंवैधानिक करार दे दिया गया, इसको असंवैधानिक करार दे दिया गया और ये कमेटी खत्म। अब बात आती है योग्यता की। योग्यता क्या होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए? या तो 5 वर्ष 5 वर्ष किसी भी हाई कोर्ट में जज रहा हो, एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं, जरूरी है कि एक या एक कोर्ट में रहा हो, या उसको 10 वर्षों का हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट, 1 2 3 4 5 ही कितने भी हो सकते हैं, वकालत का एक्सपीरियंस हो, वकालत का अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन है और तीसरी बात तो जो भारत का नागरिक है वो है ही है। अब यहाँ एक और बात आ जाती है, यदि ये दोनों कंडीशनें भी फुलफिल नहीं करता तो राष्ट्रपति की नजर में विधिवेता हो, मतलब कानून का जानकार हो। राष्ट्रपति को अगर लगता है
कि ये व्यक्ति कानून का सही जानकार है तो राष्ट्रपति उसको अपने विवेक की शक्ति से जो है वो जज नियुक्त कर सकता है। ये आपने याद रखना है। फिर अगर ये जज नियुक्त होएगा तो इसकी शपथ का जिक्र भी आएगा कहीं ना कहीं। आर्टिकल 124 के 6 में लिखा है जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसको शपथ दिलाने का काम करेगा देश का प्रेसिडेंट यानी कि देश का राष्ट्रपति। देखिए यहाँ पर आपने 3 बातें याद रखनी है। भारत का नागरिक हो, 5 वर्ष हाई कोर्ट में जज रहा हो या 10 वर्षों का हाई कोर्ट में वकालत का अनुभव हो। अगर ये दोनों भी कंडीशन नहीं है तो राष्ट्रपति की नज़र में वो विधिवेता हो तो भी काम चल जाएगा। फिर बात आती है इसको हटाने की। इसको हटाने की प्रक्रिया क्या है? इसको हटाने की प्रक्रिया क्या है? अब सुप्रीम कोर्ट के जज को किस तरह से हटाया जा सकता है? सबसे पहले आपने एक बात याद रखनी है, कहीं पर भी महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं है। ये याद रखना है। जैसे राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाते हैं, पहले राज्यसभा लोकसभा या बाद में राज्यसभा लोकसभा में लेकर आते हैं और राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाते हैं अनुच्छेद 61 के अनुसार। यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, व्यवस्था उसी तरह से है कि इसको 2 तरीके से हटाया जा सकता है। या तो साबित कदाचार, एक संविधान में मेंशन है शब्द साबित कदाचार, मतलब भ्रष्टाचार, या किसी प्रकार की रिश्वत में वो संलिप्त पाया गया हो, या असमर्थता, वो खुद कह दे कि मैं असमर्थ हूँ अब इसको चलाने में। ठीक है जी, तो आपने ये याद रखना है। अब साबित कदाचार मतलब अगर कोई भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाता है, लोकसभा में 100 सदस्य, राज्यसभा में 50 सदस्य, अगर ये इसके खिलाफ हो जाते हैं तो फिर एक कमेटी बनेगी और 2/3 बहुमत पास होने पर ये व्यक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट का जज हट जाएगा। हालांकि एक व्यक्ति थे जज वी रामास्वामी, क्या नाम याद रखना है, वी रामास्वामी, इनके खिलाफ ये आया था लेकिन सफल नहीं हुआ। ये भी याद रखना है, सफल नहीं हुआ था। तो ये तो बात थी चीफ जस्टिस को हटाने की प्रक्रिया की। अब बात आती है इसका वेतन कितना होता है। वेतन होता है 2,80,000 रुपये, 2,80,000 रुपये। और जो ये तो CJI का है, जो इसके साथ अन्य जज होते हैं उनका जो है वो होता है 2.5 लाख रुपये। अन्य का हम क्या लिख सकते हैं, 2,50,000 रुपये। ये आपने याद रखना है। अब इसके बाद अगर मैं और बात करूं, एक होता है तदर्थ जो न्यायाधीश है, तदर्थ पूरा ही लिख देते हैं न्यायाधीश। जो तदर्थ न्यायाधीश है इसको इंग्लिश में कहते हैं एडहॉक। क्या कहते हैं, एडहॉक। आपने टीचिंग में सुना होगा कि एडहॉक पर रखे गए हैं कुछ टीचर। यदि गणपूर्ति कोरम जो है सुप्रीम कोर्ट में जजों का पूरा न हो, गणपूर्ति कोरम पूरा न हो, तो वहां पर हाई कोर्ट से जजों की नियुक्ति की जा सकती है। किस पर, एडहॉक पर। उन्हें कहेंगे तदर्थ न्यायाधीश। एक होते हैं सेवानिवृत्त। अब ये सेवानिवृत्त कौन होते हैं, जो रिटायर हो चुके हैं जज। यदि सुप्रीम कोर्ट में ये गणपूर्ति कोरम कम हो गया, जजों की संख्या कम हो गई, तो कुछ समय के लिए, याद रखना है, कुछ समय के लिए रिटायर जजों की सेवाएं भी ली जा सकती है। रिटायर जजों की सेवाएं भी ली जा सकती हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इसकी शक्तियां। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, पेपर में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है मोस्टली वो है इसकी शक्तियां। के जो शक्तियां हैं, अब ये हरिलाल जेकानिया से याद रखना है आपने। ये तो था पहला। अगर वर्तमान में पूछे DY चंद्रचूड़, ये जो है ये अभी मौके का जो हमारा CJI है वो है DY चंद्रचूड़। ये आपने याद रखना है। अब जो इसकी शक्तियां आती हैं, पावर्स, जो पावर्स हैं, जैसे हमने पढ़ा था 131 में इसके मूल अधिकार,
मूल अधिकार का मतलब यहाँ पर पहला ही हो जाता है मूल शक्तियां या प्रारंभिक अधिकार। अब ये किस प्रकार से हो सकता है, राज्य वर्सेस केंद्र, ये मामला भी कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। राज्यों वर्सेस केंद्र, यहां पर केवल राज्य है, एक राज्य का और केंद्र का विवाद है कोई, वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। राज्यों का और केंद्र का विवाद है, मतलब यहां 2-4 राज्य हो सकते हैं। उसके बाद है राज्यों का समूह वर्सेस केंद्र प्लस राज्य। अभी इस बात का मतलब क्या हुआ, एक तरफ तो है मान लो 10 राज्य हैं, इनका समूह बन रहा है कि हम ये काम करेंगे, और दूसरी तरफ क्या है, सेंटर है प्लस उसके साथ जो बचे हुए राज्य हैं वो है, ये भी मामला कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अगर किसी राज्य का राज्य के साथ विवाद है, राज्य वर्सेस राज्य, ये भी कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन आर्टिकल 262 में लिखा है कि नदी जल विवाद सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा, याद रखना है। नदी जल विवाद ये राज्य सूची का मामला नहीं है, ये है तो समवर्ती सूची का। लेकिन ये चाहे इसको आप अपवाद कह सकते हो, चाहे इसको आप ये कह सकते हो कि ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा। कौन सा मामला है, नदी जल विवाद का, ये आपने याद रखना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं रिट। रिट आपको पता है 5 प्रकार की होती हैं। कितनी रिट होती हैं, 5। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये मूल अधिकारों में मैं आपको लिखवा चुका हूं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश। नंबर 3 है उत्प्रेक्षण। नंबर 4 है प्रतिषेध। नंबर 5 है अधिकार पृच्छालेख। अब ये क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण 24 घंटे के भीतर जज के सामने पेश करने का अधिकार होगा। परम आदेश, आदेश दिया जाएगा किनको, सरकारी कर्मचारियों को, उनके काम के प्रति जो है उनकी जिम्मेवारी, उनका कर्तव्य है, उनको बताने के लिए। उत्प्रेक्षण और प्रतिषेध, जो हाई कोर्ट में मामले हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आए, या जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है वो हाई कोर्ट में आए। ये किस तरह से हो सकता है कि यदि कोई मामला लंबित है या कोई मामला उनके कार्यक्षेत्र से बाहर है। उसके बाद अधिकार परीक्षा लेख, किसी भी सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति की संवैधानिक रूप से जो है योग्यता की जानकारी लेना अधिकार परीक्षा लेख जो है वो कहलाता है। फिर एक आता है अभिलेख न्यायालय, सबसे इंपॉर्टेंट अभिलेख न्यायालय। अब अभिलेख न्यायालय क्या है, जब भी सुप्रीम कोर्ट में किसी मामले पर बहस चले और सुप्रीम कोर्ट उसमें कोई डिसीजन दे तो वो डिसीजन क्या हो जाता है, फिर कानून बन जाता है, वो फैसला कानून बन जाता है आने वाले सेम तरह के मामलों में। अब मान लो कि किसी सीईटी पर या किसी भी मामले पर, सरकारी नौकरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया, आने वाले उसी समान मामलों के लिए वो कानून बन जाएगा। उसकी कॉपी दिखाई जाएगी कि देखो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, आपने ऐसे काम करना है, तो वो क्या हो जाता है, अभिलेख न्यायालय हो जाता है। अपीलीय न्यायालय, अपीलीय न्यायालय। अब अपीलीय न्यायालय का मतलब क्या है, ऊपर की अदालत नीचे की अदालत को जो है ये तो इसमें देगी परम उत्प्रेक्षण और प्रतिषेध में। यहाँ पर जैसे सीरियल वाइज चलता है, डिस्ट्रिक्ट से मतलब हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट से जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाता है, नीचे से ऊपर की ओर जाना मामले का। उसके बाद 2 मामले और हैं। आर्टिकल 137 न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन ये हमारा किस में है, आर्टिकल 137 में है। 4 आर्टिकल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 124 में गठन है, 131 में जो है वो उसके मूल अधिकार हैं सुप्रीम कोर्ट के, 137 में क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन। हाई कोर्ट के मामले पर या सुप्रीम कोर्ट खुद के मामले पर जब किसी फैसले पर दोबारा से न्यायिक पुनरावलोकन करता है, दोबारा से जांच करता है, दोबारा से कोई फैसला सुनाता है, दैट इज कॉल्ड न्यायिक पुनरावलोकन। लास्ट है 143। 143 में क्या है भाई, 143 में है सुप्रीम कोर्ट की सलाह। अब ये सुप्रीम कोर्ट सलाह किसे देगा, सुप्रीम कोर्ट की सलाह होगी जो हमारा राष्ट्रपति है, लेकिन राष्ट्रपति उसे माने या ना माने वो डिपेंड करता है राष्ट्रपति के ऊपर। ये आपने याद रखना है। ये आपका सुप्रीम कोर्ट का मामला था। और सुप्रीम कोर्ट में जो है जो भी इससे एमसीक्यूज बन सकते हैं वो आप यहाँ से जरूर बुक से पढ़ें, और इस तरह से जो है आप सुप्रीम कोर्ट जो ये पूरा चैप्टर है इसको कंप्लीट कर सकते हो।
हाई कोर्ट का एक अन्य चैप्टर है वो भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, और जो मैंने आपको शपथ वगैरह के बारे में बताया है, त्याग पत्र के बारे, वो भी ग्रुप डी के पेपर से पहले मैं आपको करवा दूँगा। तो आशा और उम्मीद है ये चैप्टर आपको अच्छा लगेगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जुड़े रहें GR क्लासेस के साथ।